हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज जो हम केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं, आपने पहले पढ़ा था विलयन की विलयता तक। ठीक है, आज हम दूसरा पार्ट इसका लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में जो है पहला पार्ट आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में वीडियो आता है, जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है, तो आप लोग जो है इसको शेयर भी किया कीजिए ताकि और बच्चे इसका जो है लाभ ले सकें। तो देर न करते हुए आइए हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। आज आपको पढ़ना है ठोस की द्रव में विलयता, यानी जो पहला पार्ट था उसमें लास्ट हेडिंग पढ़े थे विलयन की विलयता। तो आज हम उसके अंतर्गत पहला पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलयता। ठोस की द्रव में विलयता क्या है कि अधिकांश ठोस पदार्थ की द्रव में विलयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जितने भी ठोस पदार्थ हैं, अगर उस पदार्थ की हम विलयता को देखें तो यदि हम उसका तापमान बढ़ाएंगे, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तापमान जब बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी विलयता भी बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाएंगे उसकी विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यानी पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर ये निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकांश ठोस पदार्थों की द्रव में विलयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये हो गई ठोस में, ठोस की द्रव में विलयता। अगली हेडिंग जो है गैस की द्रव में विलयता है। गैस की द्रव में विलयता जो है ये है कि गैस की द्रव में विलयता सामान्यतः दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठोस में क्या था, ताप बढ़ाने पर बढ़ती थी, गैस में क्या होगा, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी, और तापमान बढ़ाने पर इसकी विलयता क्या होती है, घटने लगती है, कम होती है। यानी ठोस में, ठोस के लिए क्या देखिए आप, तापमान के साथ बढ़ेगी, गैस के लिए आपने क्या देखा कि दाब बढ़ाने से बढ़ेगी, यानी जब दाब बढ़ेगा तो इसकी विलयता क्या होगी, बढ़ेगी, तापमान से ये घटेगा। ठीक है, अगला है हेनरी का नियम। अब जो है आपका हेनरी का नियम है, हेनरी का जो सूत्र है वो ये है। ठीक है, और हेनरी के सिद्धांत के अनुसार जो है कह रहा है कि निश्चित तापमान पर द्रव में गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी जो निश्चित तापमान पर द्रव में गैस की विलयता है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी ये सूत्र दिया गया है कप्पा Hx। ठीक है, यानी ये इनका जो है सूत्र है, इसका डेरिवेशन भी है इस सूत्र का। इस लेसन का जो डेरिवेशन है दो तीन सूत्रों के, उसको हम एक पार्ट में लेकर आएंगे अगले टाइम पर। अभी से परिभाषाएं परिभाषाएं आप लोग देखते रहिए। अगला है इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हेनरी के नियम का, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग जो है किया जाता है, यानी कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो पहला, सोडा वाटर में CO2 का विलयन, गहरे समुद्र में गोताखोरों पर दाब का प्रभाव तथा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कम उपलब्धता इसके उदाहरण है। ठीक है, तो पहला सोडा वाटर, सोडा वाटर में, ठीक है, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें, कोल्ड ड्रिंक उसमें प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, गोताखोर लोग इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद में ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो उस जगह पे, ठीक है, और भी हैं, फिलहाल 3-4 उदाहरण ये जो है आप लोग याद रखिए, ठीक है। इस जगह पे इसका हम हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं, यानी दाब के द्वारा। अगला जो है वो है वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब क्या है? तो वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब है कि किसी द्रव के ऊपर उसके वाष्प द्वारा लगाया गया दाब जब द्रव और वाष्प साम्य में हो तो वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। यानी किसी द्रव के ऊपर उसके वाष्प द्वारा लगाया गया दाब जब द्रव और वाष्प साम्यावस्था में हो, दोनों साम्यावस्था में हो, तो हम उसको, उस द्रव का क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार जो है, कह रहा है कि वाष्पशील घटक, यानी जो कोई घटक है वो पी आई के लिए एक्स आई पी आई नॉट कुल वाष्प दाब, यानी पी बराबर सिग्मा एक्स आई पी आई नॉट एल, ये इनका जो है सूत्र होता है। यानी P इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई नॉट एल, ये इनका क्या होता है? सूत्र होता है इनका राउल्ट का नियम, ठीक है। डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन को हम एक साथ करवा लेंगे, 2-3 डेरिवेशन है उसको एक साथ करवाएंगे ताकि वो एक जगह रहे आपका एक वीडियो, और उसको आप लोग एक साथ कभी भी चाहें तो देख लें। फिर है अवाष्पशील विलेय का प्रभाव। जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उसका जो है विलेय पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है और सापेक्ष अवनमन, यानी पी नॉट माइनस पी क्या होगा? पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू किससे होता है? x2 की, ठीक है। ये इसका जो है एक सूत्र होगा, ये इसका क्या है? सूत्र हो गया अवाष्पशील विलेय पर प्रभाव, ठीक है। उसके बाद में अगला है आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन तो वैसे इसकी परिभाषा सब लोगों को पता है, ठीक है। जो राउल्ट के नियम का पालन करें वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन, और जो पालन ना करें वो क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। यानी आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, ठीक है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करें उसे आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला है फिर आता है अनादर्श विलयन, ठीक है। यानी जो विलयन राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं, यानी अनादर्श विलयन कहलाते हैं। विचलन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, अर्थात जो है अनादर्श विलयन क्या है?
अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? यानी वह विलयन, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन नहीं करते हैं, उनको अनादर्श विलयन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे है धनात्मक विचलन क्या है? धनात्मक विचलन क्या है? तो धनात्मक जो विचलन है वो क्या है? अगर ऐसा विचलन आपके आ जाए, यानी a माइनस बी आकर्षण, यानी a से b, यानी आपका जो है पदार्थ विपरीत होगा तो क्या होगा? आकर्षण। ये a है और b है, तो आकर्षण से कमजोर होने पर धनात्मक विचलन जो है होता है। वाष्प दाब अपेक्षित मान से अधिक होता है। ठीक है, यानी जब विपरीत रहेगा तो आकर्षण होगा, लेकिन जैसे ही समान हो जाएगा तो आकर्षण क्या होगा? धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और उसमें धनात्मक विचलन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर है ऋणात्मक विचलन। ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, ऋणात्मक में क्या होता है? ए बी आकर्षण करेगा, ए और बी आकर्षण से अधिक मजबूत होगा। जब इसमें समान रहेंगे तो इसमें आकर्षण जो है क्या होगा? अधिक मजबूत स्थिति में हो जाएगा। होने पर ऋणात्मक विचलन होता है, वाष्प दाब अपेक्षित मान से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी वाष्प दाब अपेक्षित मान से क्या होता है? कम होता है। उसके बाद में फिर आगे है एजियोट्रोफ। एजियोट्रॉप क्या है? ठीक है, एजियोट्रॉप क्या है? इसको देखिए, एजियोट्रॉप जो है ये एक ऐसा मिश्रण जो स्थिर तापमान पर उबलता है और जिसके द्रव तथा वाष्प की संरचना समान होती है, एजियोट्रोप कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एजियोट्रोप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है सहसंयोजी गुणधर्म। सहसंयोजी गुणधर्म। ठीक है, सहसंयोजी गुणधर्म क्या है? इसके बारे में जानते हैं। यानी सहसंयोजी गुणधर्म क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। वह गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, उनको हम सहसंयोजी गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी गुणधर्म क्या है? जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करे। ठीक है, जो विलेय पदार्थ हैं, विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी उनके कणों में उनका आकार कैसा है, ठीक है, इस पर वो डिपेंड करते हैं। यानी छोटे हैं कि बड़े हैं, ठीक है, मोटे हैं कि पतले हैं, यही वही कह रहा है। और फिर उसके बाद में उनकी संख्या यानी वो कितनी मात्रा में हैं, ठीक, उस पर वो निर्भर करेगा। उसके बाद में फिर आगे आता है वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। जो वाष्प दाब है उसका जो है सापेक्ष अवनमन है। तो वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन ये है कि अवाष्पशील विलेय के लिए, ठीक है, P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर x2
तनु विलयन में x2 लगभग n2/n1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी इसका अवाष्पशील के लिए अवाष्पशील पदार्थ, इसके लिए जो है सूत्र क्या होगा, P0 माइनस P बटे P0, ये बराबर किसके होगा, x2, यानी कोई दूसरा तनु विलयन माना जाएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, और x2 जो है लगभग किसके बराबर हो सकता है, x2 बराबर होगा n2 माइनस n1 के। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो दो जो है यहाँ से आपका सूत्र तैयार हो गया, एक तो ये तैयार हो गया और दूसरा पहला आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है दो सूत्र हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। उसके बाद में फिर अगला है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, तो ये है विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ता है। जब हम किसी विलयन में विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, ये उसका जो है क्या कहलाता है, उन्नयन स्थिरांक जो है ये है कप्पा बीटा। ठीक है, अब ये सूत्र जो है ये है डेल्टा टी बीटा इजकल टू कप्पा बीटा एम, जहाँ जो है काई बीटा इजकल टू क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। उसके बाद में फिर आगे है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का जो अवनमन है, हिमांक का जो अवनमन है, विलेय मिलाने पर विलयन का हिमांक घटता है। जब हम विलयन में विलेय पदार्थ को धीरे धीरे डालते जाएंगे तो उसका हिमांक जो है वो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, यानी कम होगा। ठीक है, और इसका जो सूत्र होगा वो होगा डेल्टा टी एफ इजकल टू काई एफ एम, जहाँ पे काई एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, ये जो है इसका सूत्र हो गया। उसके बाद में अगला है परासरण दाब। अगला जो है वो क्या है, परासरण दाब है। परासरण दाब क्या है, परासरण है अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक का तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। ठीक है, इसका जो है जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई पात्र बना है, बंद है, ठीक, यहाँ से इसमें से कोई ऐसे पाइप जो है जोड़ी गई इधर को, यहाँ पर कोई ऐसे अर्धपारगम झिल्ली लगा दी जाए और फिर इधर से पाइप जोड़ दी जाए, इसको भी बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब जो है ये जो विलायक है, विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि कोई तनु विलयन है और ये आपका क्या है,
शांत विलयन है। अब इससे जो है ये इसे धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पहुँचे, फिर ऐसे इसमें से इधर प्रवेश कर गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। ठीक। फिर उसके बाद में है परासरण दाब। अच्छा, जब परासरण प्रक्रिया संपन्न होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें दाब भी उत्पन्न होगा। ठीक है। तो जब वह न्यूनतम बाहरी दाब जो परासरण को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यानी जो परासरण दाब को रोक दे उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसका सूत्र है एल पाई सी आर टी, या सी आर टी बराबर एन आर टी बटे बी। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। तो इसको आप लोग जो है तैयार रखना। आगे इस लेसन का सवाल है तो लगभग एक बार जो है हम एक क्लास में क्या करेंगे, इसके जितने सूत्र हैं, जितने डेरिवेशन, उनको इकट्ठा करके हम छोटा सा वो जो है आपके लिए एक क्लास लेकर आएंगे। उससे क्या रहेगा कि आपको सूत्र एक जगह सारे तैयार हो जाएंगे और न्यूमेरिकल फिर अगले पार्ट में हम लेकर इसके आएंगे। उसके बाद में है परासरण दाब का महत्व। परासरण दाब का जो है महत्व कहाँ कहाँ पर है ये देखना है। तो परासरण दाब का जो महत्व है, परासरण दाब से बड़े अणुओं जैसे प्रोटीन, पॉलीमर का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? बड़े अणुओं के जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान ज्ञात करने में परासरण दाब का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला है समपरासरी विलयन। ठीक है, समपरासरी विलयन। ये सिर्फ परिभाषा है। देखो, परिभाषा भी लिखने के लिए आती है। तो जो परिभाषाएं हैं वो सब एक शॉर्ट में, दूसरे शॉर्ट में, यानी दोनों क्लास में कंप्लीट रहेगी। एक क्लास में हम पूरा सूत्र ले आएंगे। समपरासरी विलयन, समान तापमान पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन समपरासरी कहलाते हैं। ठीक है, यानी तापमान आपका क्या हो? तापमान आपका समान हो। उसके बाद में कह रहा है दो विलयन, दो प्रकार के अलग अलग क्या हो? ये विलयन हो, और इनका जो परासरण दाब है, परासरण दाब, परासरण दाब ये भी क्या हो? समान हो। ठीक है, जब ये भी समान होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? समपरासरी। समपरासरी विलयन, इसी को हम क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन कहेंगे। उसके बाद में अगला है प्रतिपरासरी विलयन। प्रतिपरासरी विलयन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिपरासरी विलयन। अगला, यदि सांद्र विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब लगाया जाए तो विलायक विपरीत दिशा में प्रभावित होता है। इसे प्रतिपरासरणी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण दाब कहते हैं। ठीक, ये जो है प्रतिपरासरण दाब कहलाता है। उसके बाद में फिर है वान ठाप गुणांक। ये सिद्धांत है वान ठाप गुणांक। वान ठाप गुणांक क्या है? वास्तविक कणों की संख्या में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला गुणांक वान ठाप गुणांक कहलाता है, अर्थात प्रेक्षित सहसंयोजी गुणधर्म बटे परिकलित संयोजी गुणधर्म। ठीक है, यानी क्या होगा? प्रेक्षित सहसंयोजी गुणधर्म, सहसंयोजी गुणधर्म बटे
परिकलित सहसंयोजी गुणधर ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अगला है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है कि संघटन या वियोजन के कारण, संघटन माने जुड़ना, ठीक, और वियोजन, वियोजन माने अलग होना या टूटना, ये है आपका संघटन, ठीक। प्राप्त मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से अलग हो सकता है, इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। यानी संघटन या वियोजन के कारण जो प्राप्त मोलर द्रव्यमान है वो सामान्य मान से अलग हो सकता है, इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में फिर है आगे वान ठाप गुणांक, वान हाफ गुणांक, जो वान हाफ गुणांक और वियोजन है, इसमें यदि एक विलेय कण बी कणों में वियोजित हो जाता है और वियोजन की मात्रा अल्फा है तो आई इजकल टू 1 प्लस बी माइनस 1 अल्फा एल होगा। यानी तब इसका सूत्र क्या होगा, आई इजकल टू 1 प्लस बी माइनस 1 अल्फा एल। यानी ये जो है आपका सूत्र होगा, ठीक है। ये होगा वान ठाप गुणांक का वियोजन का सूत्र। अगला है वान ठाप गुणांक और संघटन, इसका संघटन भी है, ठीक है। संघटन का सूत्र क्या है, यदि बी कण मिलकर एक कण बनाते हैं, यानी दो दो कण अलग अलग कण मिलके एक हो जाए, तो संघटन की मात्रा अल्फा है तो आई बराबर क्या है, यानी जब संघटन की मात्रा क्या है अल्फा, संघटन की मात्रा अल्फा है, तब ये संघटन की मात्रा क्या है अल्फा है, तब क्या होगा, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा और फिर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान पी इंटू एल। यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये संघटन के लिए है। उसके बाद में फिर अगला है मोलर द्रव्यमान के प्रमुख सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में है, यानी डेल्टा टी बी बराबर के बीटा इंटू W2/M2 इंटू 1000, ठीक है, बटे W1, ये सूत्र है, ठीक। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बीटा गुणे W2 बटे W2 बटे M2, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये जो है एक ब्रैकेट में, और फिर इसी का गुणे क्या हो जाएगा 1000 बटे W1, ये हो गया इसका सूत्र। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ इंटू W2/M2
m2 इंटू 1000/W1 इसका सूत्र होगा। ठीक है, इसका है पाई बराबर क्या हो जाएगा, W2/m2 इंटू RT/B। ये सूत्र, ये 3 सूत्र जो है आपके मोलर द्रव्यमान के प्रमुख रूप से थे। ठीक है, लास्ट में अगला है, ये है त्वरित सूत्र पत्र। ठीक है, त्वरित सूत्र पत्र है। ठीक, इसमें यम इक्वल टू दिया गया है यम इक्वल टू दिया गया है N/B इंटू यल। यम बराबर दिया गया है, एक तो सब अलग अलग सूत्र है, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। दिया गया है यम इक्वल टू N/B। ठीक है, और ये किसमें, लीटर में। ठीक, दूसरा दिया गया है M इक्वल टू N/W1, ये किसमें है, केजी में। तीसरा दिया गया है XI इक्वल टू NI सिग्मा n। फिर दिया गया है डेल्टा T बीटा इक्वल टू काई बीटा m। फिर दिया गया है डेल्टा T F इक्वल टू काई F m। फिर दिया गया है पाई इक्वल टू CRT। इतना आपका सूत्र है। एक ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जिसके जिसके लिए मोलरता के लिए, मोलरता के लिए जिसके लिए दिया गया है सूत्र, ये इकट्ठा सूत्र यहाँ पर भी है। उसके बाद में आगे है कुछ आपके लिए जो है परीक्षा के लिए, आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है अपना होमवर्क समझ के कीजिएगा। ये आपका है EHW, ये आपका है EHW। आज है ठीक, दिया गया है मोलरता किसे कहते हैं, या मोलरता और मोलरता का अंतर, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, सहसंयोजी गुणधर्म, परासरण दाब और वान ठाप गुणांक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना आपको वर्क भी करना है, यानी ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना जो है आपका पहले लेसन में था। अब पहले लेसन में सिर्फ आपका न्यूमेरिकल छूटा हुआ है, और प्लस जो डेरिवेशन 2 थे वो डेरिवेशन, तो डेरिवेशन और सूत्र और प्लस न्यूमेरिकल, इसको हम एक साथ एक टॉपिक में एक बार लेकर आएंगे। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। यदि आप लिख के समझ में आता है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।